अरे तुम्हें मुझे क्या समझ रखा है? दोस्तों, बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का जाना सिर्फ एक सितारे का अलविदा नहीं है, बल्कि एक पूरे परिवार की जिंदगी में तूफान लाने वाला है। 24 नवंबर 2025 को मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो वहां आंसुओं का सैलाब था, लेकिन हर किसी की नजरें उस नाजुक संतुलन पर टिकी थीं जो धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में बनाए रखा था। उनके परिवार के लिए ये सिर्फ दुख की घड़ी नहीं, बल्कि एक नई जंग की शुरुआत है। लगभग 400 से 450 करोड़ की विशाल संपत्ति, जिसमें मुंबई का जुहू बंगला, लोनावला का 100 एकड़ का फार्म हाउस, पंजाब की जमीनें, रेस्टोरेंट और कई निवेश शामिल हैं, अब उनके दो परिवारों के बीच बंटवारे का मुद्दा बन सकती है। अब सवाल ये है कि इस संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? क्या पहली पत्नी प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के बीच पुरानी कड़वाहट फिर उभरेगी? क्या सनी देओल पर लटकते बैंक के कर्ज और ईशा देओल के तलाक के बाद की जिंदगी इस बंटवारे को और मुश्किल बना देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्मेंद्र ने अपनी वसीयत में कोई ऐसा राज छिपाया है जो दशकों पुराने रहस्य खोल देगा? आज हम इन सुलगते सवालों की तह तक जाएंगे। जुहू के उस लग्जरी बंगले और लोनावला के फार्म हाउस के पीछे क्या राज छिपे हैं, ये सब जानेंगे। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और विरासत की भी है। मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर जब धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा निकली तो वहां सिर्फ आंसू नहीं बह रहे थे। हर कोई उस नाजुक संतुलन को देख रहा था जो धर्मेंद्र ने जिंदगी भर बनाए रखा। एक तरफ उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर खड़ी थीं, जिनके साथ उन्होंने 1954 में शादी की थी। दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना। सनी देओल की आंखें भावुक थीं, जैसे अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई हो। बॉबी देओल भी चुपचाप खड़े थे। ईशा देओल फूट फूट कर रो रही थी, जैसे उन्होंने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया हो। ये दृश्य सिर्फ दुख का नहीं था, बल्कि उस अजीब रिश्ते की हकीकत था जिसे दुनिया सालों से गॉसिप की तरह देखती आई है, लेकिन जो अब कानूनी और व्यावहारिक हकीकत बनकर सामने खड़ा है। धर्मेंद्र की जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी थी, एक्शन, रोमांस और ड्रामा से भरी। 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की, जिनसे 4 बच्चे हुए, सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी ने सबको चौंका दिया। ये शादी विवादों में घिरी रही। कुछ कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट से बचने के लिए धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन उन्होंने हमेशा इनकार किया। लेकिन अब जब वो नहीं रहे तो ये रिश्ता कानूनी और पैसों की जंग में बदल सकता है। धर्मेंद्र सिर्फ फिल्मों के ही मैन नहीं थे, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 335 से 450 करोड़ के बीच है। ये सिर्फ बैंक में पड़ा पैसा नहीं, इसमें जुहू का आलीशान बंगला, लोनावला का फार्म हाउस, पंजाब की पुश्तैनी जमीनें, रेस्टोरेंट चेन जैसे गरम धरम ढाबा और हीमैन शामिल हैं। अब सवाल ये है, घर का मुखिया चला गया तो इस साम्राज्य का बंटवारा कैसे होगा? क्या परिवार में झगड़ा होगा या सब मिल बांट कर रहेंगे? क्योंकि जब बात करोड़ों की जायदाद की आती है तो अक्सर खून के रिश्तों में भी दरारें पड़ते देर नहीं लगती। चलिए पहले बात करते हैं उस जगह की जो धर्मेंद्र के दिल के सबसे करीब थी, लोनावला का फार्म हाउस। ये कोई आम छुट्टी मनाने की जगह नहीं है, बल्कि मुंबई और पुणे के बीच पहाड़ियों में छिपी 100 एकड़ की एक पूरी दुनिया है, जिसे धर्मेंद्र ने अपने हाथों से संवारा था। यहाँ वे खेती करते, पहाड़ों को निहारते और अपनी जड़ों से जुड़े रहते। उनकी जिंदगी के आखिरी साल यहीं गुजरे। आज इसकी कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस फार्म हाउस का असली हकदार कौन होगा? प्रकाश कौर और उनके बेटे सनी, बॉबी, जो यहाँ अक्सर आते थे, या हेमा मालिनी और उनकी बेटियां भी इसमें अपना हिस्सा मांगेंगी? खबरें हैं कि धर्मेंद्र यहाँ एक लग्जरी रिसॉर्ट बनाने का सपना देख रहे थे। अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो ये फार्म हाउस सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि सोने की खान बन जाएगा। तब मालिकाना हक की लड़ाई और तेज हो सकती है। अब जुहू का वो मशहूर बंगला जो देओल परिवार का मुख्यालय है, गांधीग्राम रोड पर स्थित ये बंगला सिर्फ घर नहीं, इसमें सनी सुपर साउंड डबिंग स्टूडियो और प्रीव्यू थिएटर भी है, जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस बंगले की नीलामी का नोटिस जारी किया था,
क्योंकि सनी देओल पर 56 करोड़ का कर्ज बकाया था। भले ही नोटिस वापस ले लिया गया, लेकिन ये दिखाता है कि परिवार संपत्ति से अमीर है पर कैश की कमी से जूझ रहा है। धर्मेंद्र उस कर्ज के गारंटर थे। अब उनके जाने के बाद बैंक फिर दबाव डाल सकता है। क्या सनी को ये बंगला बचाने के लिए दूसरी संपत्तियां बेचनी पड़ेगी? ईशा का तलाक हुआ है, वो सिंगल मदर हैं। ऐसे में अगर वो हिस्सा मांगे तो सनी के लिए मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, ये वो पेज है जो कहानी को सस्पेंस से भर देता है। क्या सनी गदर की तरह यहाँ भी जीतेंगे या परिवार में दरार आएगी? धर्मेंद्र खुद को धर्म सिंह देओल कहते थे, एक किसान का बेटा। साहनेवाल में उनकी पुश्तैनी जमीनें हैं, जिनका बाजार भाव भले ही मुंबई की प्रॉपर्टी के सामने कम हो, लेकिन उनका भावनात्मक मूल्य अनमोल है। सनी और बॉबी इससे गहराई से जुड़े हैं। लगभग तय है कि ये जमीनें बेटों को मिलेंगी, क्योंकि बेटियां वहां बसने या खेती करने नहीं जाएंगी। लेकिन क्या बेटियां इसमें हिस्सा मांगेंगी? ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसके अलावा धर्मेंद्र के कई कमर्शियल निवेश भी हैं, जैसे गर्म धर्म ढाबा और हीमैन रेस्टोरेंट चेन। ये वो बिजनेस हैं जो लगातार पैसा कमा रहे हैं। इनका मालिकाना हक किसके पास जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या ये सब एक ट्रस्ट के जरिए मैनेज होगा, जिसमें सबका हिस्सा हो, या फिर इसे पूरी तरह से अलग अलग कर दिया जाएगा? अब चलिए नजर डालते हैं उस पारिवारिक समीकरण पर जो इस पूरी कहानी का मूल आधार है। धर्मेंद्र के 6 बच्चे हैं। प्रकाश कौर से सनी, बॉबी, विजेता और अजीता, हेमा से ईशा और अहाना। भारतीय कानून के मुताबिक अगर कोई वसीयत नहीं है तो संपत्ति सभी बच्चों और पहली पत्नी में बराबर बंटती है। हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 16 कहती है कि सभी बच्चे क्लास 1 वारिस हैं, चाहे शादी की वैधता कुछ भी हो। लेकिन क्या चीजें इतनी आसान हैं? हेमा मालिनी ने हमेशा कहा है कि उन्हें धर्मेंद्र की संपत्ति से कोई लालच नहीं। उन्होंने अपनी खुद की मेहनत से अपना एक अलग साम्राज्य खड़ा किया है। उन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश स्वाभिमान से की। लेकिन अब बात ईशा और अहाना की है। ईशा का हाल ही में पति भरत तख्तानी से तलाक हुआ है। एक सिंगल मदर के तौर पर जिंदगी नए सिरे से शुरू करना आसान नहीं होता। पिता का साया उठ जाना उनके लिए दोहरी मार है। क्या धर्मेंद्र ने अपनी इन लाडली बेटियों के लिए कुछ खास रखा होगा? इंडस्ट्री में अफवाहें हैं कि उन्होंने लिक्विड एसेट्स यानी नगद, जेवर और निवेश का एक बड़ा हिस्सा बेटियों को दिया हो, ताकि उन्हें कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, जबकि रियल एस्टेट बेटों के पास रह सकती है। सनी देओल अब परिवार के बड़े हैं। उनकी आंखें अंतिम संस्कार में बता रही थीं कि वो सबको साथ रखना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में भाई बहनों के रिश्ते बेहतर हुए हैं। गदर 2 की सक्सेस के बाद ईशा ने भाइयों की फिल्मों की स्क्रीनिंग रखी और सनी ने ईशा का सपोर्ट किया। क्या ये बॉन्डिंग संपत्ति विवाद को रोक लेगी या पैसों की चमक रिश्तों में दरार डाल देगी? एक बड़ा सवाल ये भी है कि धर्मेंद्र की वसीयत अगर है तो उसमें क्या लिखा है? बॉलीवुड में वसीयतें अक्सर बड़े राज की तरह छिपाई जाती हैं। राजेश खन्ना की मौत के बाद उनकी लिव इन पार्टनर अनीता आडवाणी और फैमिली के बीच आशीर्वाद बंगले को लेकर झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि पूरी इंडस्ट्री हिल गई। क्या धर्मेंद्र ने उससे सबक लेकर अपनी प्रॉपर्टी पहले ही सेटल कर ली थी? रिपोर्ट्स कहती हैं कि धर्मेंद्र बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे। वो जानते थे कि उनके जाने के बाद क्या हो सकता है। शायद उन्होंने जीते जी ही अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बच्चों को गिफ्ट, डीड या लीगल तरीकों से बांट दी हो। अगर ऐसा है तो ये उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत होगा। लेकिन अगर वे बिना वसीयत चले गए तो हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत मामला बहुत लंबा खिंच सकता है, क्योंकि इसमें 2 पत्नियां और 6 बच्चों के दावों का निपटारा करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। यहाँ हेमा मालिनी की भूमिका सबसे अहम है। वे न सिर्फ धर्मेंद्र की पत्नी हैं, बल्कि सफल राजनेता और बिजनेस वुमन भी। उनकी समझदारी परिवार को टूटने से बचा सकती है। अंतिम संस्कार में उन्होंने हाथ जोड़कर मीडिया का सामना किया और भावनाओं पर काबू रखा। ये दिखाता है कि वे कोई ड्रामा नहीं चाहती। शायद वे अपनी बेटियों ईशा और अहाना को सलाह दें कि शांति के लिए कुछ संपत्तियों पर दावा छोड़ दें और बदले में कैश मिल जाए। लेकिन क्या ईशा और अहाना, जो अब मां बन चुकी हैं और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचती हैं, इतनी आसानी से विरासत छोड़ देंगी? देओल परिवार पर अभी भी कर्जों का भारी बोझ है। सनी देओल की फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही हों, लेकिन पुराना घाटा और बैंक की देनदारियां इतनी बड़ी हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
ऐसे में अगर बंटवारा हुआ तो पहले कर्ज बांटे जाएंगे। क्या हेमा का परिवार सनी के कर्ज में हिस्सा लेगा? शायद नहीं। अगर सनी कहें संपत्ति सबकी तो कर्ज भी सबका, तो बात कोर्ट तक पहुंच सकती है। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, जहां कुछ संपत्तियां बेचकर कर्ज चुकाया जाए और बाकी बची हुई संपत्ति को शांति से बांट लिया जाए। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्मेंद्र का जाना एक युग का अंत है, लेकिन नए अध्याय की शुरुआत भी है। वे वो चुंबक थे जो दो अलग परिवारों को जोड़े रखते थे। अब वो नहीं है तो क्या परिवार बिखर जाएगा, या पापा की इज्जत और देओल नाम की साख के लिए सब एकजुट रहेंगे? आने वाले कुछ महीने बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वसीयत का खुलना, बैंकों के नोटिस और वकीलों की बैठकों के बीच हमें ये देखने को मिलेगा कि क्या हीमैन का परिवार उसी मजबूती से खड़ा रहता है जिसके लिए वे पर्दे पर जाने जाते हैं। फिलहाल चारों तरफ एक खामोशी है। ये तूफान से पहले की शांति है या फिर एक समझदारी भरे समझौते की, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन धर्मेंद्र की असली विरासत उनकी दौलत नहीं, बल्कि वो प्यार है जो उन्होंने करोड़ों दिलों में छोड़ा है। और उम्मीद यही है कि उनका परिवार उस प्यार का मान रखेगा और रिश्तों को दौलत की चमक में फीका नहीं होने देगा।